तो ग्रेव कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में बात की थी। और पहले भी एक लेक्चर मैंने, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि नेचर के जो डिफरेंट फोर्सेज हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए एक साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का जो एक साथ कंबाइंड फॉर्म है, और न्यूक्लियर फोर्सेज, वीक फोर्सेज और ग्रेविटेशनल फोर्सेज, इस तरह से हमने बंटवारा किया था। ग्रेविटेशन छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही हैं बेसिकली नेचर में। ग्रेविटेशन फोर्स जो हमने कल बात की थी तो उसके कुछ फीचर्स भी हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा आज बात करते हैं। सबसे पहले हम ऐसा कह सकते हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सॉरी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या कुछ फीचर हैं जो इसे बिल्कुल स्पेशल फीचर बनाते हैं। तो कल मैंने आपसे बात की थी और मैंने ये कहा था, मान लीजिए m1 मास यहाँ पर है और m2 मास यहाँ पर है और इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो F इक्वल टू हमने बच्चों कैलकुलेट किया था जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये ठीक है ना? इसमें यस कोई सर। ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि m1 और m2 के बीच अगर जो मीडियम है, सपोज पहले एयर है, थोड़ी देर में m1 m2 को उतनी दूरी में पानी में रखा जाए, तो क्या उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? आपको क्या लगता है? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। ये आर डिस्टेंस पर दो पार्टिकल रखे हुए हैं m1 m2, और सपोज अभी ये आपकी टेबल पर है और इनके बीच एयर है मीडियम। अब इतनी दूरी पर बच्चों हमने इन्हें पानी में डुबाया, वहां रखा, तो जो फोर्स लगेगा एफ, वो कम होगा, ज्यादा होगा, या उतना ही रहेगा? सर उतना ही होगा। सर सेम। ठीक। तो बच्चों ये एक बड़ी शानदार प्रॉपर्टी है कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया जो इस पे बात हुई थी। देखिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन two bodies does not depend upon the medium. दूसरा सवाल। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पर एक तीसरा पार्टिकल रख दिया m3। पहले m3 नहीं था, तब आपने m1 m2 के बीच लगने वाला फोर्स इतना निकाला। अब m3 भी आ गया, तो m1 m2 के बीच लगने वाले फोर्स में क्या बदलाव आएगा? क्वेश्चन क्लियर है? m1 और m2 दो ही बॉडी हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स आपने कैलकुलेट किया, इतना है। अब आपने वहीं पर एक तीसरी बॉडी को ले आए, अब m3 को सपोज, तो अब m1 और m2 के बीच आपस में लड़ने वाला फोर्स कितना होगा? सर इक्वल ही रहेगा। वही रहेगा। वेरी गुड। तो बच्चों, कोई भी दो बॉडी के भी लड़ने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पर बाकी अन्य बॉडी जो है उनके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बन जाएगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहां तक तो वही लाइन आएगी, यहां तक तो ये सब वही लिख दो यार जो ऊपर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज does not depend upon the presence
या absence भी रह सकते हैं आप of other bodies। तो बाकी हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था, याद आ रहा है आप लोगों को? सर ये बात पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वेरी गुड। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is path independent and depends only on किस पर? तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। Initial, very good, initial and final position। तो ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये काफी शानदार चीज है। तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा। हमने पहले भी फोर्सेस के नेचर पे बात की थी, वहां भी ये बात बताई थी, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन में ये ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशन फोर्स एक्शन रिएक्शन का कॉम्बिनेशन भी बनाता है बच्चों, पेयर। तो लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स gravitational force between two bodies forms an action and reaction pair। मतलब M1 अगर आपके पास है और ये M2 है, तो M2 M1 पे जितना फोर्स लगाएगा M1 भी उतना ही M2, दोनों एक दूसरे पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेज लगाएंगे। तो ये एक्शन रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, पेयर है। तो बच्चों पहले एक्शन होगा या रिएक्शन होगा? सर एक्शन। दोनों एक साथ होंगे। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये वैसा नहीं है कि एक्शन रिएक्शन का मतलब अलग अलग, पहले एक्शन और बाद में रिएक्शन, ऐसा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, आप लोग बताना चाहेंगे? सर ये हमेशा ऑलवेज सेंटर ऑफ द अर्थ की मतलब टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगता है। ठीक, दो बॉडीज के मामले में क्या कहेंगे? अर्थ के सेंटर ही वो लगता है, वो तो समझिए, हम पे लगा वो तो। तो सर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वहां पर लगेगा। हाँ, तो बेटा इसको हम ऐसे कहते हैं कि दो बॉडीज पे लगने वाला जो ये M1 M2 है, तो इनके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलाउंड लगता है। सेंटर ऑफ मास जिसको हम कह रहे हैं ना, दैट इज, मैं लिख देता हूं, इट एक्ट्स along the line joining the centers of two interacting body। हमारे पास दो बॉडी इंटरेक्ट कर रही हैं आपस में,
सपोज एच ये है, एच ये है, तो इनके सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं ये G1 है, ये G2 है, तो इनको मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ऐसे लगेगा। आप ऐसा बना लीजिएगा, दो डिफरेंट टाइप की शेप की, साइज की दो बॉडी ले लें, तो ये मैंने ये भी बताया होगा कि जो बेसिक फोर्सेज हैं चार, हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस हिसाब से ग्रेविटेशन काफी वीक फोर्स है, काफी कमजोर है। मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और इसकी जो रेंज है बहुत बड़ी है। तो नेक्स्ट होगा ग्रेविटेशन फोर्स is extremely small for small particles. M1 M2 काफी कम होंगे तो ओवरऑल भी काफी। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था, अगर आपको याद हो, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच लड़ने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन हम ले लें, सपोज मैं ये इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, ये भी ये मान लेते हैं R है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालता हूँ इनके बीच, तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं अभी क्योंकि 11th में आपने नहीं पढ़ा है, ये कांस्टेंट वहां इतना आता है, बाकी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर ग्रेविटेशनल निकालते हैं तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आता है, और बाकी आप जानते ही हैं M1 M2 अपॉन R स्क्वायर आता है। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको कि दो इलेक्ट्रॉन R डिस्टेंस पर रखे हैं, तो Fe अपॉन Fg अगर आप निकालें तो 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 6.67 टू 10⁻⁻11 इंटू, देखिए Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही दूसरा भी 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, रेस्ट मास मालूम है आपको? आप लोगों से ज्यादा तो मैं ही याद कर रहा हूँ यार। देखिए R कैंसिल हो गया, बस इसे कैलकुलेट करना है। डिजिट्स तो आप छोड़ भी दें, चलिए 9.1 को 9 से ही कैंसिल कर लें, कोई बात नहीं। तो 2.56 अपॉन 6.67 इंटू 9, चलिए ये तो हो गया। 10 टू द पावर कितना आया जरा देखिए, तो ये -31 है नीचे और ये -11 है, कितना हो गया, -42, ऊपर जाके +42, 42 और 9 51 प्लस में और 38 माइनस में, कितना हो जाएगा भैया? 31 ऐसे 13। अच्छा, तो 10 की पावर 30 तो यही है बेटा, और बाकी कुछ नंबर आएगा, जो भी आए छोड़ो उसको। तो अब आप बताइए मुझे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स के मुकाबले ग्रेविटेशन तो बहुत वीक होता है। आपने, इसका मतलब है
कि 10 की पावर 30 टाइम्स लगभग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्रॉक्स कैलकुलेशन में। ग्रेविटेशन बहुत वीक है, इसीलिए आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जर्क महसूस किया होगा, कभी झटका लगा होगा। क्या आप में से किसी को ग्रेविटेशन की वजह से भी झटका लगा? नो सर। तो इस बात को लिख लीजिए यहाँ पर आप चाहें तो। 10 इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। 30 जीरो बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्गर देन corresponding gravitational force. So we feel a jerk due to electricity, but not due to gravitation. और इस सब के बावजूद मैंने आपको कल बताया था कि इतनी बड़ी पृथ्वी में हम बाहर की तरफ हैं, हर कोई, उसके बावजूद हम बने हुए हैं। तो ग्रेविटेशन आप कह सकते हैं कि ये वीक है, लेकिन इसकी रेंज पूरे यूनिवर्स में है। हर जगह जहां मास होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ग्रेविटेशन के बारे में इतना मेरे ख्याल से अभी पर्याप्त है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थोड़ा आगे यस बढ़ाते सर। हैं। हाँ जी। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ केपलर के बारे में थोड़ा सा। केपलर साहब का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने पहले कभी? यस सर। कब सुना? 9th क्लास में। सर क्लास 9th में। अच्छा। तो केपलर के 3 लॉ हैं। केपलर ने जो सोलर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये प्लेनेट जो है सन के चारों ओर घूमते हैं। इस पर काफी काम किया है। जर्मन साइंटिस्ट थे, और एक साइंटिस्ट थे टाइको ब्राहे। टाइको कौन थे? इनका नाम सुना है? ये रिसर्च कर रहे थे, काफी रिसर्च की इन्होंने, और 10-12 साल तक की मेहनत के बाद इन्होंने प्लेनेट्स की रोटेशन से रिलेटेड बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, और ये किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाते उससे पहले दुर्भाग्यवश इनकी डेथ हो गई। इस काम को आगे संभाला केपलर ने, और केपलर ने उस डेटा से ही जो कंक्लूजन निकाले बच्चों, वो 3 जो लॉ हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके लेवल पे ये लॉ एलिमेंट्री लेवल पे समझाए जाते हैं। इन्हीं लॉज को जब हम लोग कॉलेज के बच्चों को समझाते हैं तो हम प्रूफ भी करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कह रहे हैं। यहाँ प्रूफ नहीं किए जाएंगे, केवल एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो केपलर का पहला लॉ आपको किसी को मालूम है क्या है? नहीं पढ़ा है? यस सर, जो सभी प्लेनेट्स है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में वेरी रिवॉल्व। गुड। ईच प्लेनेट मूव्स in an elliptic orbit. Elliptic orbit with the sun at one focus. इसको थोड़ा सा समझना बच्चों। उससे पहले दुनिया ये सोचती थी कि अर्थ ये है और सन ये है।
ठीक है, ऐसे हम घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इक्वल डिस्टेंस पर नहीं घूम रहे हम लोग सन के चारों ओर। खैर उससे पहले की मूर्खता तो अलग थी, जिसमें सब ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और सन घूम रहा है। पहले ये दौर भी रहा है नहीं, Yes, sir. ऐसी मूर्खताएं भी हैं। चलो उसके बाद फिर ये दौर आया जिसमें हमने सन को यहाँ माना हीलियोसेंट्रिक, मतलब इसको हमने, और अर्थ रोटेट होती है इसके चारों ओर। चलो ठीक, उसमें भी जब ट्रेवलर ने समझाया तो वो एक बड़ी बात है। ट्रेवलर ने ये नहीं कहा, लोगों ने जब इलिप्टिक था तो शुरू में क्या समझ में आता था बच्चों, थोड़ा मैं वो समझा दूं आपको। तो ये इलिप्स है, इस इलिप्स में फोकस यहाँ पर होते हैं दो। सपोज ये एस है और ये एस है और ये सेंटर होता है। शुरू में कई लोगों को लगा कि सेंटर पे होता है सन। ट्रैपलर ने कहा सेंटर पे नहीं होता, सन फोकस पे होता है, किसी एक फोकस पर। सपोज हम इस वाले पे मान लेते हैं और यहाँ पर हम सन मान लेते हैं बच्चों, ठीक। और अर्थ ऐसे घूम रही है, ये जस्टिफाइड भी है काफी हद तक। कैसे? वैसे तो ये बहुत सही तरीका नहीं है बात समझाने का, ठंडे और गर्म की और वजहें भी हैं। अर्थ का अपना 23.5 डिग्री का जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है अपनी एक्सिस पर, वो काफी बड़ा फैक्टर है। लेकिन सरल शब्दों में समझिए, अगर सन यहाँ हो और आप यहाँ पर अर्थ लें, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये बहुत दूर है? तो हमारे यहाँ के हिसाब से मानते हैं, इंडिया के हिसाब से, तो ये दूर होगा तो यहाँ ठंडा हो रहा होगा। तो हमने मान लिया कि यार ये ना जनवरी की बात चल रही होगी शायद, ये जनवरी की बात है, बहुत दूर है, ठंडा है इंडिया में। अब ये अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है बच्चों, धीरे धीरे सन से इसकी दूरी जो होगी कम होती जाएगी या नहीं, सोचिए। Yes, sir. तो ये नजदीक Yes, आएगी, sir. तो गर्म होगा नहीं, इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। और Yes, sir. सपोज हम यहाँ पर पहुंच गए बच्चों, ये जून है, जब आप जून में पहुंचे बहुत गर्मी पड़ रही है। जून के बाद आप फिर ऐसे धीरे धीरे इससे दूर होते गए, और जब आप एक दौर के बाद सितंबर के बाद इधर हटने लगते हैं तो फिर दूर हो जाते हैं सन से, और आप दिसंबर तक जाते आते फिर ठंडे में चल रहे हैं, फिर जनवरी। ये जस्टिफाइड है या नहीं है? Yes, sir. अगर बच्चों ऐसा सोचें कि हम ऐसा सोच लें कि नहीं नहीं ये सही नहीं हो रहा है, अर्थ सन जो है यहाँ सेंटर पे है, तो बच्चों अगर यहाँ जनवरी लेते हैं तो नजदीक यहाँ पर आ जाएंगे आप। तो ये जून में गर्मी होनी चाहिए, दिसंबर में तो आप फिर दूर आ जाएंगे, और अगर ये दिसंबर हो गया तो आधा चक्कर में ही साल हो गया। लेकिन आप तो ईयर को डिफाइन करते हैं, जितने में एक चक्कर लगता है वो ईयर है। तो आप जाहिर सी बात है कि इस कंसेप्ट को आप रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. कॉलेज पे आएंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम इसे प्रूफ भी करते हैं कि आखिर इलिप्स कैसे प्रूफ होता है। अभी ये प्रूफ तो नहीं हो पाएगा, केवल एक्सप्लेन हो रहा है थोड़ा सा, जो मैंने आपको समझाया। Each planet moves in an elliptic orbit with the sun at one focus. क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. दूसरा पॉइंट, ये क्या है थोड़ा सा मैं बता दूं, एरियल वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसमें एक कंसेप्ट आता है एरियल वेलोसिटी। एरिया से बना हुआ है बच्चों, ये एरियल शब्द एरिया से बना है। तो यहाँ पर इसको हिंदी में क्षेत्रीय भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, क्षेत्र की बात हो रही है। तो बच्चों ये इलिप्टिकल पाथ है, अभी तो इसने नहीं बनाया। मान लेते हैं यहां पर सन है, तो यहां पर अर्थ है। किसी समय, कुछ समय के बाद मान लेते हैं यहां पर आ गई अर्थ, तो सन को अर्थ से मिलाने वाली जो लाइन है उसके द्वारा जो एरिया हुआ वो ये बना या नहीं? Yes,
Yes, sir. तो ये एरिया जो है वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट होगा, ये कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसने तो बिगाड़ दिया ये सब। तो सन को हाँ जी, हेलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? No, sir. अब अगर जिस समय आप सन के नजदीक पहुंचेंगे, ये देखिए, उतना ही एरिया अगर यहाँ पर 1 घंटे में कवर हुआ है, तो 1 घंटे में यहाँ पर भी उतना ही एरिया कवर हो। तो बच्चों, अब आप थोड़ा सा देखिए, जिस समय आप दूर हैं, ये अर्थ दूर है, एरिया ये है, उतना ही एरिया करने के लिए अभी आपको यहाँ, क्योंकि ये नजदीक है, उतना ही एरिया के लिए ऐसा करना पड़ेगा या नहीं, सोचिए तो। Yes, sir. Yes, sir. जितना पर यूनिट टाइम में या किसी भी समय में, जितना अर्थ को सन से मिलाने वाली लाइन, अर्थ को सन से मिलाने वाली, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटे में मान लेते हैं, 1 घंटे में अगर इतना एरिया कवर करती है तो हमेशा वो 1 घंटे में इतना ही करेगी। तो ये एरिया जो 1 1 घंटे के होंगे सब बराबर होंगे, क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? Yes, sir. तो भाई जब दूर है, इसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं बच्चों। फिर समझिएगा, अगर अर्थ यहां पर है और अर्थ 1 घंटे में इतना एरिया कवर कर रही है, अर्थ ए पर थी और बी पर पहुंच गई है, तो अर्थ को सन से मिलाने वाली लाइन ने इतना एरिया कवर किया या नहीं? Yes, sir. तो जिस समय नजदीक होगी अर्थ, आप सोचिए, मान लेते हैं ये है, उतना ही एरिया 1 घंटे में यहां भी कवर करने के लिए उसको इस टाइप का करना पड़ेगा या नहीं? हम्म। Yes, sir. तो बच्चों एक बार बताओ, ए से बी तक जाने में और आपको सी से डी तक जाने में क्या लगता है, अर्थ की लीनियर वेलोसिटी ज्यादा कहां पर होगी, आगे बढ़ने की स्पीड, जब वो सन से नजदीक है या जब दूर है? Sir, जब पास में है. Sir, जब नजदीक है. जब अर्थ नजदीक है सन के, तो उतना ही एरिया कवर करने के लिए इसको ज्यादा तेजी से भागना पड़ेगा आगे को। और जब ये दूर है, क्योंकि लंबे, ये दोनों साइड बहुत लंबी हो रही है, तो इसलिए थोड़ा भी आगे बढ़े एरिया उतना ही आ जाएगा। ये बहुत शानदार चीज है कि अर्थ को सन से मिलाने वाली टाइम जो लाइन होती है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करती है, और इस इक्वल एरिया ट्रेवल करने की वजह से अर्थ जो है जब सन के नजदीक होती है तो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। अर्थ कोई जीवित प्राणी नहीं है, उसके बावजूद इस लॉ को फॉलो कर रही है शानदार तरीके से। तो ट्रेपलर की ये खोज अपने आप में लाजवाब है। जोहानस ट्रेपलर के बारे में आप पढ़िएगा, ट्रेपलर का बहुत शानदार काम है। एरियल वेलोसिटी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो मैं लिखाऊं? Yes, sir. अच्छा, तो मैं लिखाता हूं, लिखिए, द स्पीड ऑफ प्लेनेट the speed of planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps equal area in equal time.
तो ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा जो नीचे वाला बना हुआ है। तो इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। सो इस लॉ को ऐसे भी कर सकते हैं, और इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं इस लॉ को कि एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी of the planet is constant। प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। तो फिर इससे कंक्लूजन भी यहीं पर लिख देते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं फिर यहाँ पर जो मैंने फाइनल पॉइंट समझाया। सो अ प्लेनेट मूव्स फास्ट when it is closer to sun। बच्चों ये क्लियर है ये लाइन? यस सर। Yes, sir. ये पूछा जाएगा कि क्या ऑर्बिट में, इलिप्टिक ऑर्बिट में सेम एक ही स्पीड से घूमता है कोई प्लेनेट? तो आप कहेंगे नहीं, जब वो दूर है सन से तो उसके आगे बढ़ने की स्पीड भी कम है, और जब वो नजदीक है तो वो ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, मतलब जितना एरिया कवर हो रहा है वो बराबर होना है हमेशा। ये लाइन समझ में आई या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तीसरा लॉ है कि इसके टाइम पीरियड पे, मतलब एक चक्कर लगाने का जो समय है किसी भी प्लेनेट का, तो वो उस पर आधारित है तीसरा लॉ। तो तीसरे लॉ का हम नाम चाहे तो कह सकते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, जैसे एरियल वेलोसिटी का था। तो हम इस पे कह सकते हैं कि अगर आप, ये आपके पास घूम और यहां पर सन है, तो टी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, आर डिस्टेंस होगी। पहले लिख लेते हैं लॉ को। लिखिए द स्क्वायर of the period of revolution, the square of the period of revolution of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptic path। तो बच्चों ये मेजर एक्सिस ये होती है, मैं यहाँ से दिखाता हूँ। सपोज ये ए है और ये ए डैश है, तो ए से ए डैश तक मेजर एक्सिस होती है, इसको हम 2a नाम दे देते हैं इस दूरी को। तो फिर इतनी दूरी को ए हो गया। तो जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है, ये कहा गया। क्या ऐसा लिखा हुआ है? जरा देखिए तो। अगर पूरा जो मेजर एक्सिस है वो 2a है, तो सेमी मेजर एक्सिस ए हुआ या नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर
चलो ये था। तो हम इससे कई बार ये होता है कि जो डिफरेंट पार्टिकल अगर हमें कहे जाएंगे तो हम उनके बारे में कर सकते हैं यहाँ से। फॉर टू प्लैनेट्स, कभी दो प्लैनेट का कंपैरिजन किया जाएगा तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे इसमें। और इससे आप चाहे तो सन का भी निकाल सकते हैं रिवॉल्यूशन। सन भी घूमता है गैलेक्सी में अपने सेंटर के अबाउट। अर्थ देखिए, मून किसके अबाउट घूम रहा है सर अर्थ। और अर्थ, सन। तो सन भी घूम रहा है। एक्चुअली इस यूनिवर्स में कुछ नहीं रुका हुआ है, सब सब घूम रहे हैं। तो सन का अपना 8 सेक्टर लगभग 200 250 साल में होता है, अप्रोक्स 247 के आसपास है। सन गैलेक्सी में अपने सेंटर के अबाउट जब घूमता है तो ये टाइम पीरियड लगभग 247 साल के आसपास है। अब क्योंकि इतना लंबा समय कोई एक आदमी जिंदा रहता नहीं, तो इतना स्लो है, तो हमारी पूरी लाइफ में ऑलमोस्ट हमें लगता है कि सन स्टेशनरी है। और जब वैज्ञानिकों ने ये भी कैलकुलेट कर लिया तो आप सोचिए हम साइंस में कितना आगे पहुंच चुके होंगे। एक्चुअली हम इतना आगे पहुंच चुके हैं कि जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत ज्यादा है। इतना क्लियर है आप लोगों को? केपलर के तीनों लॉ समझ में आए या नहीं आए? सर आ गए। हाँ, ठीक हो गया। तो बच्चों मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इससे क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद केपलर से न्यूटन्स लॉ लेके आएंगे, डिराइव करेंगे। तो अभी पहले एक छोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ नेपच्यून अराउंड द सन। फुल स्टॉप। गिवन दैट, अब दिया हुआ क्या है, दैट डायमीटर ऑफ इट्स ऑर्बिट, diameter of its orbit is 30 times the diameter of the Earth's orbit. Diameter of the Earth's orbit. अर्थ का ऑर्बिट भी अराउंड द सन ही है, हाँ। और मान लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए, दोनों ऑर्बिट को सर्कुलर मान लीजिए। रफ है बच्चों ये, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए जितनी नॉलेज चाहिए मैथ्स में उतना है नहीं आपके पास अभी। एज्यूम बोथ द ऑर्बिट्स बी सर्कुलर। चलिए, दोनों ऑर्बिट सर्कुलर हैं, ये निकलना है।
बच्चों आप लोग कर पा रहे हैं? Yes, sir. अभी मैंने जस्ट ऊपर लिखा है फॉर्मूला, ये तो हुआ भाई। Yes, टाइम sir. पीरियड sir. ऑफ T1 ना लिख के टी नेपच्यून लिख दे रहा हूं मैं, ये N फॉर नेपच्यून स्क्वायर और टी अर्थ स्क्वायर। तो फिर यहां पर भी रेडियस मान लीजिए, सब सर्कुलर माना है तो रेडियस नेपच्यून क्यूब अपॉन रेडियस अर्थ क्यूब। ऐसा हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. केपलर के लास्ट लॉ से जो हमने अभी Yes, पढ़ा sir. है। ये कहाँ से पढ़ा है बच्चों हमने? फ्रॉम केपलर्स Third law. थर्ड लॉ। वेरी गुड, ये हो गया। अब यार ये बताइए, आपको कुछ दिया हुआ है क्या? Yes, sir. आर एन इक्वल टू 30 टाइम्स आर ई दे रखा है क्या? Yes, अर्थ के sir. मुकाबले 30 गुना ज्यादा बड़ा। डायमीटर 30 टाइम्स होगा तो रेडियस भी 30 टाइम्स ही होगा। Yes, Yes, sir. sir. और टाइम अर्थ का रोटेशन का 1 ईयर हुआ फिर। अरे रोटेशन जो अर्थ का होता है Yes, sir. 1 ईयर हो गया, तो टी एन स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर आर एन 30 RE क्यूब अपॉन RE क्यूब, तो 30 की पावर 3। तो टी एन इक्वल टू आ जाएगा 30 की पावर 3/2 ईयर्स। तो बच्चों ये आ गया 30√30 ईयर्स। √30 5 से 5 और 6 के बीच में होगा या नहीं? Yes, sir. रूट Yes, 30 sir. 5 और 6 के बीच में होगा ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर इसको 5.5 भी मान लें लगभग, तो ये कितना हो जाएगा? 165 के आसपास। Yes. तो नेपच्यून का जो टाइम पीरियड है वो लगभग टी एन है। टी एन नेपच्यून, एन फॉर नेपच्यून। तो नेपच्यून का हमने अर्थ की मदद से बाकी प्लैनेट्स की टाइम पीरियड अप्रोक्स निकाला, और ये काफी हद तक सही है बच्चों। सर्कुलर लेके भी काफी हद तक सही आ रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। एक इलिप्स बनाया है, आप लोग भी बना लीजिए। ये इलिप्स है और इलिप्स में यहां पर सन है, ठीक हो गया। इसको मैंने यहां से भी मिलाया और यहां भी मिला। अच्छा, ये एस हो गया, यहाँ स्ट्रेस हो गया, ये सी और ये बी, ये ए। ये मेजर एक्सिस है, 2a दूरी है, और माइनर एक्सिस 2b है हमारे पास। ये माइनर एक्सिस है और ये 2b है। इलिप्स मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो उम्मीद है आपको मालूम होगा कि मेजर और माइनर एक्सिस क्या होते हैं। 2a और 2b, इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
तो बच्चों दो शब्द यहाँ पर नए आ रहे हैं, क्या आप लोगों ने पहले सुने हैं? मैं वो बोलना चाहूंगा। एक तो पेरीहिलियन, ऐसा शब्द सुना है? No, sir. और दूसरा एपीहिलियन। अर्थ ऑर्बिट में, जैसे अर्थ का है, अर्थ रही ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ये सबसे नजदीक पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को पेरीहिलियन कहते हैं। तो यहाँ पर पेरीहिलियन कौन सा पॉइंट है? जो सन के सबसे नजदीक है, पी फॉर पेरीहिलियन। आप इसे ऐसे समझ लो कि ये अच्छा पास में है। तो एपीहिलियन सबसे दूर वाले पॉइंट कौन सा होना चाहिए बच्चों? Sir, A. ए। तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन जब भी बोला जाता है, ये वर्ड यूज होते हैं। तो मेरा उद्देश्य था शब्द भी सिखाए जाएं। और अब मेरा क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिएगा। लेट द स्पीड ऑफ द प्लेनेट speed of the planet at the perihelion P be velocity at P, इसको मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, VP, and the sun planet distance SP P RP। एस से पी तक की दूरी, ये एस है बच्चों जहां पर सन है, और ये पी पेरिहेलियन में सिचुएशन में, इस दूरी को आप आरपी कह रहे हैं। यहां तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, रिलेट आरपी वीपी, इन दोनों में आपस to the corresponding quantities, to the corresponding quantities at the aphelion at the aphelion ए, और ब्रैकेट में यहां पर लिख दीजिए, ये हो जाएंगे RAVA। इसी में एक चीज और पूछी रही है, will the planet take equal times to traverse BAC and CPB? तो क्वेश्चन ये है बच्चों, कई चीजें पूछ ली हैं, अब बताइए। तो एंगुलर मोमेंटम एक ऐसी चीज है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम लोगों ने कई बार रोटेशनल मोशन बेस पे बातचीत की थी, तो उसे निकालते हैं। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम पी पे निकालिए, तो एंगुलर मोमेंटम एट पी,
आप इसे एलपी कह लीजिए। कितना होगा बच्चों? MAV। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, एमपी वीपी, और इसको आर मल्टीप्लाई कर दो आरपी से। ऐसा आ जाएगा या नहीं, ये बताइए। यस सर। यहां पर आप एक बात सोचिए, अगर ये ऐसे रोटेट हो रही है अर्थ, ये वीपी है और ये आरपी है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा आपके हिसाब से? सर 90। 90 डिग्री होगा ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 वन हो जाता है, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज यही आएगा। ठीक है। हियर VP इज परपेंडिकुलर टू RP, लिख तो देते ही हैं, भले यूज हो या ना हो। अब यही काम LA पर करिए तो MAVA वेयर, देखिए प्लीज, सर्कुलर मोशन अगर रोटेशन में ऐसे हो रहा है, तो ये वेलोसिटी ये होगी VA, और ये RA दूरी जो होगी वो ये वाली होगी, यहां से यहां तक होगी या नहीं? यहां भी 90 होगा RA और VA के बीच का एंगल। यस सर। RA विल बी परपेंडिकुलर टू VA, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक, R क्रॉस P, दो जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप, तो दोनों डायरेक्शन दोनों के अपवर्ड आ जाएगी। आप राइट हैंडल आइए, RP क्रॉस VP, और आप रोटेट करिए, दो वेक्टर हैं, तो मैंने आप लोगों को राइट हैंडेड लॉ बता रखा है, तो दोनों डायरेक्शन दोनों की अपवर्ड आ जाएगी। अपवर्ड आने का मतलब है बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम है। तो प्लीज आप इसको लिख लीजिए यहां पर। सो एंगुलर मोमेंटम, इस लाइन को याद भी रखिएगा, ये काफी यूजफुल रहेगी। विल बी कंजर्व्ड। अगर ऐसा है तो एंगुलर मोमेंटम चाहे P पर निकालो या A पर निकालो, जब कंजर्व है तो बराबर होगा या नहीं? सर यस सर। अच्छा, मास MP VP RP इक्वल टू MAVARA, लेकिन MA और MP तो एक ही बात हुई ना? यस सर। यस सर। मतलब मास तो प्लेनेट का वही है, चाहे मास थोड़ी बदल जाएगा A पर और P पर। तो आपके पास VP अपॉन VA इक्वल टू RA अपॉन RP, ये रिलेशन आ जाएगा। यस सर। ठीक, तो बच्चों RA ज्यादा है या RP ज्यादा है? सर सर आर। आर ए। RA ज्यादा है। ठीक हो गया। सिंस RA इज ग्रेटर देन RP, तो इसका मतलब RA अपॉन RP अगर करेंगे तो ग्रेटर देन वन आ जाएगा। यस सर। लेकिन RA अपॉन RP किसके बराबर है, जरा देखिए फ्रॉम वन। सर VP अपॉन VA। VP अपॉन VA, तो ये भी वन से बड़ा होगा, तो यस VP ग्रेटर देन VA। लो जी, इस तरह से प्रूव हो गया। ज्यादा वेलोसिटी कहां पर है बच्चों? सर प्लेनेट सन के पास होती ये बात ऐसे भी प्रूव की जा सकती है फिर। है। यस सर।
चलो ठीक। अब मुझे ये बताइए, लास्ट पॉइंट का आंसर बताइए इसमें। लास्ट क्या है देखिए तो, रिलेशन तो आ गया। विल द प्लेनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रेवर्स बीएससी एंड सीपीपी? इसका जवाब बताइए। Yes, sir. Sir, no. हम्म, तो Sir, BAC will take much time than CPV. क्यों? सर क्योंकि बाय सेकेंड रूल। हाँ, ये जब नजदीक होता है तो ज्यादा तेज भागता है। Yes, sir. तो बी पी सी या सी पी बी वाले जोन में देखिएगा आप, सी से पी होते हुए बी तक, इस जोन में क्योंकि वेलोसिटी नजदीक होने की वजह से थोड़ा ज्यादा रहेगी ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये लॉजिक आप खुद लिखेंगे, आप लिख लेंगे कि when यस planet सर। is nearer to sun, its speed is normally more, so it will traverse the distance faster than when it will be on the zone BAC। तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है? केपलर्स लॉस थोड़े से क्लियर हो पाए या नहीं हो गए? सर हो गई। हो गए, चलिए ठीक है, अभी इतना ही करते हैं।